मॉडल आंसर 2024-25 सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12 सेट सी माध्यमिक शिक्षक मंडल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा का सॉल्व पेपर है ये। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। पी प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल, जिसे हम वीवर कहते हैं, और एन प्रकार पे होता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरा विद्युत पदार्थ रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगी। जिसका सही आंसर है धारिता बढ़ जाएगी। देखिए संधारित्र के दो प्लेट होते हैं। पहले प्लेट को धन आवेश से अगर आवेशित कर देते हैं, यहाँ पर पैरतांग माध्यम भरा रहता है, और दूसरा जो है अर्थ से संबंध होती है, तब इसकी धारिता जो है बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाले उपकरण का नाम लिखिए। तो सही आंसर है जनरेटर या डायनोमो। चौथा क्वेश्चन है हीरे के चमक का कारण लिखिए। तो हीरे के चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः किस प्रकार की धातु प्रयुक्त की जाती है। इसका सही आंसर है क्षारीय धातु। 6 नंबर का क्वेश्चन है चालकत्व और प्रतिरोध में दो अंतर लिखिए। चालकत्व जिसे हम कंडक्टेंस कहते हैं, पहला है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। दूसरा इसका मात्रक मो या ओम, इसको ऐसे उल्टा लिखते हैं। और तीसरा पॉइंट है धातुओं का चालकत्व सबसे अधिक होता है प्रतिरोध। इसका मान चालक पदार्थ या उसकी लंबाई या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका मात्रक ओम होता है। इस तरह से हम इसे सिंबल बनाते हैं। तीसरा बिंदु है चालक की लंबाई या त्रिज्या बदलने पर प्रतिरोध बदल जाती है। 7 नंबर का क्वेश्चन है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी P, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी Q एक साथ समकक्ष संयोजित है। दोनों के संयोजन लेंस की फोकस दूरी का सूत्र तथा प्राकृतिक बताइए, जबकि कंडीशन है P लेस देन Q। क्वेश्चन पर दिया है अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 इक्वल प्लस P, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अपसारी लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 इक्वल माइनस Q, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 पर हम यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। देन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1/f इक्वल 1/p माइनस 1/q, क्योंकि f2 का मान है माइनस q। फिर इसको त्रियत गुना कर देते हैं तो 1/f इक्वल q माइनस p बटा पी क्यू। इस राशि को उल्टा कर देने पर f का मान प्राप्त हो जाएगा। f इक्वल आ जाएगा पी क्यू बटा क्यू माइनस पी, और ये जो सूत्र है ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। अब कंडीशन दिया है हमारे पास कि p लेस देन q हो तो f का मान क्या होगा ऋणात्मक होगा। अतः संयुक्त लेंस का जो लेंस है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक टीवी टावर की ऊंचाई 160 मीटर है, उसकी अधिकतम प्रसारण दूरी की गणना कीजिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर है तो दिया गया है ऊंचाई h बराबर 160 मीटर, त्रिज्या r बराबर 6.4 × 10⁶ मीटर। तो हमें प्रसारण दूरी के सूत्र जो है d बराबर √2rh में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा d बराबर √2 × 160 × 6.4 × 10⁶। अब यहाँ पर d इक्वल √2 ×
124 इंटू 10⁻3। देखिए इसका वर्ग निकाल लिए हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। देन नेक्स्ट टाइम मुझे प्राप्त होगा जब इसे हल करूंगा, d बराबर 45.25 इंटू 10⁻3 मीटर, या इक्वलेंट आ जाएगा ये d इक्वल 45.25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए तथा SI मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता की परिभाषा: किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा इक्वल 1/ρ, या इस रो इक्वल होता है हमारे पास RA/L। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया है, इसलिए सिग्मा इक्वल होगा यहाँ पर L/RA, क्योंकि ये राशि उल्टा हो जाएगा, और इसका मात्रक जो है मोह प्रति मीटर होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक मोह प्रति मीटर होता है। कई बार इसको इस तरह से हम लिखते हैं, मोह को उल्टा लिखते हैं, ओम का जस्ट उल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक आवेश बनते हैं? तो दिया गया है आवेश Q बराबर 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसलिए हम जो है सूत्र Q इक्वल NE से n का मान निकाल लेते हैं। n इक्वल Q/E। वैल्यू पुटअप कर देता हूँ यहाँ पर। n इक्वल Q का मान 1, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा n इक्वल 100/16 इंटू 10⁻19। अब इसको मैं पुनः सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो प्राप्त हो जाएगा मुझे n इक्वल 6.25 इंटू 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबक में अक्षय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में अंतर लिखिए। प्यारे बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अक्षय निरक्षीय स्थिति विद्युतीय क्षेत्र के लिए भी होता है, तो क्वेश्चन पर हमें स्पष्ट पढ़कर जानना है कि ये विद्युत क्षेत्र के लिए पूछ रहा है या चुंबकीय क्षेत्र के लिए। इस क्वेश्चन पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में अक्षय और निरक्षीय स्थिति में अंतर पूछा गया है। तो देखते हैं अक्षय स्थिति। पहला है, इस स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतने ही दूरी पर चुंबक क्षेत्र लगभग दुगुना होता है। दूसरा बिंदु है, इस स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है। तीसरा है, इस स्थिति में विचाराधीन बिंदु बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है। अब आते हैं हम निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति का जो पहला पॉइंट है, इस स्थिति में अक्षय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतने ही दूरी पर चुंबकीय अक्ष लगभग आधा होता है। दूसरा पॉइंट है, इस स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के समानांतर N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होती है। तीसरा है, इस स्थिति में विचाराधीन बिंदु चुंबकीय अक्ष के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह अन्य कारणों का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। पुनः इस परिभाषा को एक बार रिपीट करना चाहूँगा मैं। लेंज का जो नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। आइए अब चलते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है कि नहीं इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम लेंज के नियम को बताना है। तो लेंज के नियम अनुसार जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली के
चुंबक के पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव के भांति कार्य करता है और कुंडली चुंबक पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अतः चुंबक को पास लाने पर इस पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली के पास वाले सिरे पर दक्षिणी ध्रुव बनने के कारण कुंडली चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके विरुद्ध चुंबक को विस्थापित करने में कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक ऊर्जा प्रेरित धारा में परिवर्तित होती है, अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 13, पैराबैंगनी प्रकाश क्या है, इसके दो गुण लिखिए। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट पैराबैंगनी प्रकाश किसी परमाणु के आंतरिक सेलों में जब इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण अर्थात ट्रांजिशन होता है तो पैराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होती है। एक बार पुनः इस परिभाषा को पढ़ते हम लोग। किसी परमाणु के आंतरिक सेलों में जब इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो पैराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होती है। इसके जो गुण है प्रॉपर्टी से पहला है यह प्रकाश फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करता है, दूसरा है ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है अर्थात चमक उत्पन्न करती है, ये गैसों को आयनित कर देती है। क्वेश्चन क्रमांक 14, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री वह प्रिज्म से 30 डिग्री के न्यूनतम विचलन कोण पर प्रकाश विचलित करता है, उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार दिया है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण ए बराबर 60 डिग्री, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल एम बराबर 30 डिग्री। तो प्रिज्म के पदार्थ म्यू को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसलिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 पूरे का बटा साइन ए बाई 2 पर ए डेल एम का मान हम रख देंगे, तो मुझे प्राप्त होगा म्यू बराबर साइन 60 प्लस 30 बाई 2 पूरे का बटा साइन 60 बाई 2। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो म्यू बराबर आ जाएगा साइन 90 बाई 2 साइन 60 बाई 2। अब पुनः एक बार इसको देखते हैं, साइन 90 बाई 2 हो जाएगा हमारा, साइन 90 बाई 2 हो जाएगा साइन 45 और साइन 60 बाई 2 हो जाएगा साइन 30। इसकी वैल्यू रख देते हैं। म्यू इक्वल 1/√2 इन पूरे का बट्टा 1/2। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये म्यू इक्वल प्राप्त हो जाएगा हमें 1/√2 इंटू 2/1 और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू 2√2। यहाँ पर √2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास केवल √2। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हो गया मेरे पास, म्यू इक्वल √2। फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लेटों की चौड़ाई 16:1 के अनुपात में है। व्यतिकरण प्रतिरूप में व्यतिकरण और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात की गणना कीजिए। तो दिया है W/W1/W2 यानी दोनों स्लेटों की विड्थ यानी चौड़ाई का अनुपात दिया 16:1 या 16/1। सूत्र है W1/W2 बराबर I1/I2 इक्वल A का वर्ग बटा B के वर्ग के सूत्र से इसलिए सूत्र W1/W2 बराबर I1/I2 इक्वल A1 का वर्ग बटे B का वर्ग से। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग W1/W2 का मान दिया है 16/1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, A का वर्ग बराबर A का वर्ग बटा B का वर्ग बराबर 16/1। क्या इसको सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा A/B पूरे का वर्ग ऐसा लिख सकता हूँ और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 4/1 पूरे का वर्ग।
अब देखिए 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 1 किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है। वर्ग और कट जाएगा, देख मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, a बटा b बराबर 4/1, या इसको सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा a बराबर 4b, या a का मान यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है। अब मैक्सिमम जो तीव्रताओं का अनुपात है आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम, और इसका मान होता है a प्लस बी का वर्ग बटा a माइनस बी का वर्ग। मैंने मान यहाँ पुटअप कर दिया है क्योंकि a बराबर कितना है हमारे पास 4b, तो 4b प्लस b का वर्ग पूरे का बटा 4b माइनस b का वर्ग, देन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 5b का वर्ग बटा 3b का वर्ग। अब इसको वर्ग को हल कर दूंगा तो प्राप्त हो जाएगा 25b का वर्ग बटा 9b का वर्ग, b का वर्ग कट जाएगा, देन मुझे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 25/9, या मुझे इसका आंसर मिल जाएगा आई मैक्सिमम रेशो आई मिनिमम इक्वल 25/। प्रश्न क्रमांक नंबर 16, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति का होना फोटॉन सिद्धांत को तरंग सिद्धांत से अधिक महत्व देता है, व्याख्या कीजिए। तो सही आंसर है इसका, तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि अधिक समय तक किसी भी आवृत्ति के प्रकाश को डाला जाए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन अवश्य ही निकलने चाहिए, किंतु प्रायोगिक निष्कर्षण बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव हो पाता है जबकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, से अधिक होना चाहिए। यह तथ्य फोटॉन सिद्धांत की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, समभारिक तथा सम न्यूट्रिक को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो पहला है समभारिक आइसोबार्स, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो समभारिक कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 17 ऑक्सीजन 8 और 17 F9 समभारिक है क्योंकि इनका द्रव्यमान संख्या 17 समान है किंतु परमाणु क्रमांक असमान 8 और 9 है। तो ऊपर वाला जो है यह हमारा परमाणु संख्या है 17 और 8 और 9 जो है परमाणु क्रमांक है। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आइए उदाहरण से देखते हैं हम लोग। तो पहला है 39 के 19, 14 A 20 सम न्यूट्रॉनिक है क्योंकि यहाँ दोनों नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसा है 20 है, 19 और ये 20 लगभग समान है। थानसम परमाणु मॉडल की 3 कमियों को लिखिए। पहला जो है, इस मॉडल में परमाणु के नाभिक का जिक्र नहीं था। दूसरा है, यह मॉडल परमाणु के आकार और संरचना को सही तरीके से नहीं दर्शाया गया। तीसरा है, इस मॉडल द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। चौथा, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों से अधिक कोणों से प्रकीर्णन की व्याख्या इस परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 19, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 अंतर लिखिए। पहला हमारा टॉपिक है पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें एन प्रकार का अर्धचालक आधार होता है। दूसरा, इसमें धारा विभव के कारण बहता है।
तीसरा है विद्युत धारा उत्सर्जन से संग्राहक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। चौथा पॉइंट है पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर विद्युत धारा होल के रूप में तथा बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होती है। अब चलते हैं एनपीएन पांचवा बिंदु है इसका, आधार अत्यंत पतला होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर पहला, इसमें पी प्रकार का अर्धचालक आधार होता है। दूसरा, इसमें धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है। थर्ड पॉइंट है विद्युत धारा कलेक्टर से मीटर टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। फोर्थ बिंदु है एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर उत्सर्जक से संग्राहक की ओर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से तथा बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रश्न क्रमांक 20, और लॉजिक गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए और सत्य सारणी लिखिए। तो आर गेट का लॉजिक प्रतीक आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जो है ए बी इनपुट है और वाई जो है आउटपुट है। आउटपुट में जो हमें मिलेगा उसे बोलते हैं बूलियन व्यंजक y इक्वल ए प्लस बी। अब देखते हैं इसकी सत्यता सारणी। जब मैं यहाँ पर इनपुट की जगह 0 0 दूंगा तो y में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि y इक्वल क्या है, a प्लस बी है। तो 0 प्लस 0 मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह 0 और 1 देने पर मुझे मिलेगा 0 प्लस 1 इक्वल 1 मिलेगा। 1 प्लस 0 इक्वल मिलेगा 1। 1 और 1 भी क्या मिलेगा, मुझे 1 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, संचार व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों को नाम लिखते हुए ब्लॉक आरेख खींचिए। उस व्यवस्था को संचार व्यवस्था कहते हैं जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। संचार व्यवस्था के 3 अवयव यानी एलिमेंट होते हैं। पहला है संप्रेषित ट्रांसमीटर, इसकी सहायता से सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है। दूसरा चैनल या माध्यम, चैनल एक भौतिक माध्यम होता है जो संप्रेषित और अभिग्राही को संयोजित करता है। यह माध्यम तार युग्म, समकक्षी केबल अथवा वायरलेस भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है अभिग्राही अर्थात रिसीवर। अभिग्राही का कार्य चैनल से प्राप्त सिग्नल को मूल संदेश सिग्नल को अलग कर देना तथा संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए। सूचना या स्रोत किस में जाएगा, प्रेषित्र से। फिर प्रेषित्र से कहाँ जाएगा, ये चैनल पर। और चैनल से अभिग्राही और अभिग्राही के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, सूचना उपयोगकर्ता को। क्वेश्चन नंबर 22, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई चालक तार को खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है और आयतन ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए तार को खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाएगी तथा त्रिज्या कम हो जाएगी किंतु आयतन वही रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग R बराबर रो एल बटा ए से, ये जो है प्रतिरोध का सूत्र है। इस सूत्र पर देखेंगे मैं L बटा L का गुना और भाग कर दिया हूँ, देन मुझे प्राप्त हो जाएगा R बराबर रो L का वर्ग बटा AL, जहां पर आप देखेंगे A और L का वर्ग, जहां पर R बराबर रो L का वर्ग बटा V लिख दिया हूँ, जहां पर V बराबर क्या है, AL इक्वल तार का आयतन। चूंकि रो और V नियत होते हैं इसलिए R है लंबाई के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए मुझे सूत्र प्राप्त हो जाएगा R1 बटे R2 इक्वल L1 का वर्ग बटे L2। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार जो दिया गया है, क्या दिया गया भैया, L2 बराबर 3 L1, 3 गुना हो जाती है ना।
इसलिए R1 बटे R2, अब मान पुटअप कर दिया, L1 का वर्ग बटा 3L1 का वर्ग, L1 का वर्ग कट जाएगा, देन मुझे प्राप्त हो जाएगा R1 बटा R2 इक्वल 1/9, या सिंप्लीफिकेशन करने पर मुझे प्राप्त हो जाएगा R2 बराबर 9R1, इसलिए नया प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा।